हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी के संवाद के इस प्रोग्राम में। और एक बार फिर से हमारे साथ पंकज सर यहाँ पे मौजूद हैं। बात करें अगर भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में यूं तो बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन उसमें एक बात जो बड़े स्पष्ट रूप से बड़ी मजबूती से दिखती है वो है जुडिशरी की जो भूमिका है, यानी कि न्यायपालिका की जो भूमिका है। और अगर आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नों को देखा होगा, पिछले कुछ वर्षों में जो लगातार न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको देखा होगा, या अभी हाल में बिहार के चुनावों को देखा होगा, तो एक विषय जरूर आपके दिमाग में खटका होगा कि जिस चीज़ को जुडिशरी के सपोर्ट के लिए बनाया गया है, क्या उसको वो उसी प्रकार से ले रही है। जैसे एक विवाद होता है या एक बात होती है कि क्या भारत में न्यायिक सक्रियता दिखती है या न्यायिक तानाशाही। तो आज हमारा ये जो डिस्कशन है, ये जो हमारा संवाद है, ये इसी विषय पे होगा। और हु बेटर देन पंकज सर। मैं आपको बड़े मनोयोग से एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग पंकज सर के साथ बैठते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ गूढ़ बातें ऐसी पता चलती हैं जो शायद पढ़ने के बाद भी हमें नहीं दिखती हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मतलब अगर हम पिछले एक साल का ही अगर पर्सपेक्टिव देखें, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक साल की बात नहीं है, हर वर्ष कभी न कभी ये बात चर्चा में आ जाती है कि न्यायिक सक्रियता भारत में दिखती है या न्यायिक अति सक्रियता या न्यायिक तानाशाही। जी। जैसे अभी पिछले अगर 2 महीने की बात करें तो बहुत से टीवी चैनल्स पे जो हमारे एक्स CGI हैं उनका इंटरव्यू, गवई जी के जो कुछ एक्शंस हैं इस पर भी बात हुई, SIR को लेकर आपने भी सर वीडियो किया ही और बहुत अच्छे से आप बच्चों को बताते ही हैं। सर मैं थोड़े बेसिक प्रश्न पे आता हूँ कि भारत के संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका की भूमिकाएं स्पष्ट हैं जी, और सबकी अपनी, जैसे जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर, सबकी अपनी अपनी एक चीज़ें, एक दायरा है कि इस दायरे में रहेंगे और इसमें ही अपना काम करना है। चेक एंड बैलेंस तो खैर चलता रहेगा। जी। लेकिन सर अगर पिछले कुछ वर्षों के पर्सपेक्टिव को देखें तो आपको क्या लगता है कि भारत में जो स्थिति है न्यायपालिका को लेके, ये न्यायिक सक्रियता है या डेस्पोटिज्म जिसे कहते हैं, जुडिशियल डेस्पोटिज्म, आपको क्या नजर आता है सर इसमें? सर सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ करी है। नहीं सर, वर्दी, बिल्कुल वर्दी सर, बहुत अच्छा लगता है सर आपके साथ बात करके। लेकिन सर अगर हम मुद्दे पर आएँ तो वास्तव में देखिए, लोकतंत्र की जब स्थापना की गई, जब लोकतंत्र का आइडिया आता है तो लोकतंत्र के आइडिया में सबसे पहले हमने पिलर्स ऑफ गवर्नेंस बनाए, जिसमें हम देखते हैं कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। और न्यायपालिका का 2 मॉडल हम देखें अगर आइडियली, एक ब्रिटेन का मॉडल है और एक US का मॉडल है, जहाँ पर US पे न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है लेकिन ब्रिटेन में नहीं दी गई है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब हम लोगों के साथ ये हुआ कि हमने दोनों का मिक्सचर अपनाया जी। कुछ मामलों में हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर गए, कुछ मामलों में हम US के सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर एक ग्रे एरिया रह गया, जिस पर कभी क्लियरिटी नहीं हुई जी। क्योंकि संविधान निर्माता कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट बने, जहाँ पर हम ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन कर सकें। अंबेडकर साहब भी यही कह रहे थे। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि कोर्ट कई बार उस ग्रे एरिया का फ़ायदा उठाता है और कई बार कोर्ट उस ग्रे एरिया में जाकर के अच्छे काम भी करता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बेहतरीन डिसीजन है विशाखा गाइडलाइन वाला। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर के उन्होंने कानून नहीं था लेकिन गाइडलाइंस जारी की थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण था सर, क्योंकि इसकी वजह से जो वर्क प्लेस है वहाँ पर वुमेन को इक्वालिटी मिलती है और वो बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं ग्रे एरियाज़ को फ़ायदा उठाते हुए पॉलिसी मेकिंग के काम करने लगता है। एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका जनता को न्याय सुनिश्चित कराने के लिए कार्य कर सकती है, नीतियाँ नहीं बना सकती। जैसे पर्यावरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बार बार हस्तक्षेप करता है। जैसे अगर आप देखिए BCCI का रिफॉर्म, अब इसके लिए जो पॉलिसी मेकिंग है वो सरकार को करनी है। तो कोर्ट जब पॉलिसी मेकिंग का काम करने लगता है तब एक प्रॉब्लम आती है और लगता है कि न्यायपालिका अपने दायरे से बाहर जा रही है।
अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जुडिशियल एक्टिविज्म जैसा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं रिव्यू जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, जुडिशियल रिव्यू जैसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। जुडिशरी ने ये सब इंटरप्रिटेशन के माध्यम से शक्तियाँ प्राप्त की हैं। ये सही भी हैं, कई मायनों में सही भी हैं, जैसे मैंने विशाखा गाइडलाइन की बात की, लेकिन कई बार जजेस पॉलिसी मेकिंग करने लगते हैं, और जब वो पॉलिसी मेकिंग करने लगते हैं तो लगता है कि जुडिशरी गवर्नेंस का काम कर रही है, जो रियली में उसका काम नहीं है, ये ओवर रीच हो रहा है। तो ये जब ओवर रीच होने लगता है तो धीरे धीरे ये तानाशाही की तरफ चलने लगता है, क्योंकि जुडिशरी पर प्रश्न उठाना बहुत मुश्किल है और जुडिशरी पर प्रश्न अमूमन उठाए नहीं जाते। हमारे एक बड़े मंत्री हुआ करते थे, मोदी जी की प्रथम वाली सरकार में थे, अरुण जेटली जी, जो कानून के भी बड़े जानकार भी थे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट गॉड, इट मस्ट नो इट्स लिमिट्स, और ये इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि वे अपनी सीमाओं के दायरे में ही काम कर सकते हैं, वे अपनी शक्तियों का इस तरीके से उपयोग नहीं कर सकते कि वो विधायिका के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप दिखाई दे। तो ये तो सर एक ट्रेंड हो गया, धीरे धीरे करके वो लाइन थिन हो गई। जुडिशरी कई मामलों में आप देखेंगे अनावश्यक कमेंट करती है, जहाँ पर उसके कमेंट की आवश्यकता नहीं है। मैं रेफ़र कर रहा हूँ उस केस की जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा जूते उछाले गए। हमारी न्यायपालिका के लिए सर ये बहुत बुरी स्थिति है ना। ये इसको मैं पहली बार ऐसा कुछ हुआ सर। तो आप समझ सकते हैं कि हम इसको जनता का आक्रोश कह के छुपा नहीं सकते सर, लेकिन आप अनावश्यक कमेंट करें तो ये भी तो आपकी गरिमा के विरुद्ध ही है। आपको वो डिग्निटी की लाइन खुद भी मेंटेन करनी होगी, और लोगों को भी ये समझना होगा कि न्यायपालिका और न्याय के मंदिर में इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल अक्षम्य है, उसको किसी भी नजरिए से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये जब मामले क्लैश के आते हैं ना सर, तो कई बार मामला आता है। मुद्दा ये है सर कि जैसे आप नीतियों की बात कर रहे थे, हमने आपसे बताया कि वो जब पॉलिसी मेकिंग कर रही है, वो गवर्नेंस में घुस रही है, तो अदालतें कई बार आप भी देखते हैं सर कि वो पॉलिसी मेकिंग के एरिया में चले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा एरिया है जो पॉपुलिस्ट है, उससे आपको ज़्यादा फेम मिलता है। अभी कुछ दिन पहले सर एक न्यूज़ थी जिस पर डॉग्स को लेकर, स्ट्रे डॉग्स को लेकर के, तो जज साहब का बाद में ये स्टेटमेंट आता है कि उस केस ने मुझे फेमस कर दिया, मतलब स्ट्रे डॉग्स ने मुझे फेमस कर दिया। तो द थिंग इज, जब आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो एक फेमस होने की टेंडेंसी भी होती है। तो सर देखिए, जब अदालतें कानून बनाने लगे, जैसे पटाखा बैन पर बना रहे हैं, या फिर वो SC/ST एक्ट में अनावश्यक इंटरप्रिटेशंस ऐड कर रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट का काम है, वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि अदालतें अब कहीं ना कहीं अपने जुडिशियल फंक्शंस को छोड़कर कानून बनाने की प्रक्रिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है? मुझे कई जगह पे ऐसा लगता है। जैसे आपने पटाखे बैन की बात की, तो 2016-17 में जब फायर क्रैकर्स बैन की बात आई थी, फिर उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स की बात की थी, सारी बातें की थी। जी। आप बैन की बात कीजिए, लेकिन कब, समय सीमा किस प्रकार के, ये सारी सब पॉलिसी मेकिंग का सरकार का काम होना चाहिए जी। क्योंकि सरकार को ज़्यादा बेहतर पता है कि वो जो पर्यावरण को लेकर उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको किस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है। बिल्कुल सेम गोज विद SC/ST एक्ट। हमको इस बात से कोई दो राय नहीं कि जो लोग जुडिशरी में एक जज के रूप में वहाँ बैठे हैं, उनके ज्ञान में किसी प्रकार की कमी है, कोई दो राय नहीं। लेकिन एक जनता का प्रतिनिधि जो संसद में बैठा है, वो जनता के भावावेगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। बिल्कुल। तो चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्ट हो या अन्य कोई भी एक्ट हो, इन सभी एक्ट्स पे जनता क्या सोचती है और किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए एक लोकतंत्र में, ये किसी भी तरीके से सरकार का काम होना चाहिए। ये ज़रूर, जैसे अभी मैं आपको, जब मैं वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज एक दिन पहले की बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री आई है गुजरात पे, जहाँ पे बहुत से लोगों की ज़िंदगी पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मतलब ये थोड़ा सा गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि आप ज़रूर देखिए। गुजरात के कुछ विशेष जगहों पे लोगों की स्थिति पे चिंता जताते हुए एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की गई थी, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उस पर काम किया गया। इवन हमको पता है कि इसके पहले सर, जब हम लोग बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी की बात करते हैं, वहाँ पे भी वो भोपाल का केस, जहाँ पे वो जो ईंट की भट्टी में बच्चे काम कर रहे थे, उस प्रकार की चीज़ें होनी थी, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, उस पर काम किया गया। ये कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सर आपको ये देखना होगा कि आप वहाँ पे निर्णय के स्तर पर क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, आप ये बता सकते हैं। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये तो एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव का काम है, तो एग्जीक्यूशन फिर आप ले लीजिए फिर। और जब हम लोग सर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि संविधान निर्माताओं की कोई भी बातें, चाहे हम सेकुलर शब्द के न होने की बात करें, हर चीज़ को उन्होंने कहा कि समय के साथ वो अडेप्ट करेंगे। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि जुडिशियल एक्टिविज्म, ओवर रीच, ये सब नहीं था, जुडिशियल रिव्यू नहीं था, उनको पता था कि कहीं ना कहीं जुडिशरी इसको अडेप्ट करेगी, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा, ना इसकी बात की होगी कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटिव का काम करने लगे। तो मैं मानता हूं सर कि जुडिशरी को कहीं ना कहीं एक लिमिट, फाइन लाइन बनानी चाहिए जिसके पार वो ना देखे, जिससे पार वो ना देखे। खैर सर, इन सभी विषयों पे आपसे बातें करना और आपसे जानना ज़्यादा ज़रूरी। सर एक प्रश्न है कोलेजियम को लेके जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म का अगर किसी पे शंका की जाती है तो वो जुडिशरी के साथ इस समय का देखा जाए, और इसके बहुत से उदाहरण हैं। एक्स चीफ जस्टिस जिनका भी वीडियो बड़ा वायरल जा रहा है, उनके पिताजी के साथ फिर उनके पुत्र भी वकील हैं, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं सर। इसको लेके सर कोलेजियम सिस्टम काम करता है जो जजेस की नियुक्ति करता है। एक NJAC करके भी आया था जहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी हुआ था, जिसका बड़ा विरोध हुआ, फिर वो बंद ही हो गया। आपका क्या मानना है सर कि ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये कितना ज़्यादा इस व्यवस्था को दुरुस्त करता है? क्या ये नेपोटिज्म का एक बड़ा कारक है? ओवरऑल कोलेजियम सिस्टम पे आपकी सर राय क्या है? सर उसके पहले सर जो आप कह रहे थे ना, उसमें एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि विधायिका में जो लोग बैठे हुए हैं वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, संविधान के प्रति जवाबदेह, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। मुद्दा ये है कि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, केवल उन्हें हटाने का एक प्रोसेस दिया गया है संविधान में जो आज तक कभी एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। मतलब जिनके घरों से नोटों के बंडल भी मिले उनको भी आप हटा नहीं सके। बड़े भ्रष्टाचार के आरोप कोलकाता के एक हाईकोर्ट के जज पर लगे, FIR भी दर्ज नहीं हो सकती। हाँ, उन पे कुछ नहीं हो सकता, तो वो जवाबदेह किसके लिए है? लेकिन अगर सरकार कुछ कर रही है तो सरकार जवाबदेह है, उसको अगली बार फिर से, चाहे वो SC/ST का मामला हो या एनवायरमेंट का मामला, उसको फिर से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट मांगना है। तो जवाबदेही के हिसाब से भी देखें तो आप विधायिका के जब कामों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, इनफैक्ट जब घुसने लगते हैं, तब दिक्कत है। आप निश्चित तौर पर सरकार को सलाह दे सकते हैं, आप जुडिशरी में हैं और आपकी सलाह निश्चित तौर पर सरकार इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसको फिर इसके लिए भी जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो सरकार बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती और आप उस डायरेक्टिव्स के साथ अपनी बात को रह सकते हैं। लेकिन आप नीति निर्माण करते हैं तो वहाँ पे जवाबदेही का जो मूल भावना है वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। और जहाँ तक कोलेजियम सिस्टम की बात है तो सर सबसे यूनिक सिस्टम है दुनिया का। पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करेंगे, मतलब ये हमारा है और हम ही देंगे, है ना। हम लोग की तरफ कहावतें होती हैं इसको लेकर के बहुत सारी, तो वो कहावतें एक्चुअली थोड़ी डिफेमेटरी हो जाएंगी। लेकिन सर ऐसा है कि हाँ, जो रेवड़ी बांट रहा है तो वो अपने अपने को ही देता जा रहा है। इनफैक्ट सर यही आरोप है। कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत को अगर हम देखें, इतिहास की अगर हम बात करें तो सर SP गुप्ता केस से शुरू होता है। SP गुप्ता केस आता है 1981 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, सरकार के पास ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बात केवल एडवाइजरी रहेगी, वो बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन जब सेकंड जजेस केस होता है तो सेकंड जजेस केस 1993 का, और वहाँ पर आकर के कोर्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पर एडवाइस का मतलब है कि ये आपके लिए कंपलसरी है मानना। तो अब ये एडवाइस बाइंडिंग हो जाती है, और उसके बाद थर्ड जजेस केस में उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया जाता है। कोलेजियम का जो नंबर है वो 3 से 5 कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कोलेजियम का उत्पत्ति और जन्म होता है। और इसका जो लॉजिक दिया गया वो लॉजिक था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जो कि एक मूलभूत हमारी संवैधानिक फीचर भी है। न्यायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और विधायिका या कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायिक स्वतंत्रता में एक बड़ा हस्तक्षेप होगा। इस आइडिया और थीम के साथ इसको शुरू किया गया। जुडिशरी के इस इनिशिएटिव को न कॉन्स्टिट्यूशनल का बैकअप है, संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये इनके खुद के इंटरप्रिटेशंस हैं। एक बहुत ही ओपैक टाइप का, अपारदर्शी टाइप का मॉडल है, जिस मॉडल में हमें ये नहीं पता है कि किन नामों पर वो चर्चा कर रहे हैं, कौन सी मेरिट्स या डीमेरिट्स के कारण वो किसी को ले रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी जब नहीं होती है ना सर, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठता है इंडिपेंडेंस पर ही, कि आप फिर इंडिपेंडेंट हैं किससे? आप जनता से इंडिपेंडेंट हैं, आप सरकार से इंडिपेंडेंट हैं, किससे इंडिपेंडेंट हैं, और क्यों ये सब कुछ छिपाया जा रहा है? अगर आपको ये लगता है कि सरकार के हस्तक्षेप से हमारी इंडिपेंडेंस प्रभावित होगी, तो आपको ये क्यों लगता है कि आपको हर सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस को रखना है? सही बात है।
तो सरकार के कार्य नहीं प्रभावित होंगे। बेसिक ये है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारी कोर वैल्यू है, लेकिन जब तक एक फेयर डिस्कशन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा, तब तक आप ये दावा नहीं कर सकते कि वहाँ पर गलतियाँ नहीं होंगी। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले ही किसी का वीडियो देख रहा था, तो वो पर्सन बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का वकील था, कि मैं भी जज होता अगर मेरे मामा, चाचा, फूफा, पापा कोई जज होते। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो आरोप लगते हैं सर, हाई कोर्ट्स में इतना ज़्यादा लेवल है, और ये हाई कोर्ट के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, तो बेसिकली कहीं ना कहीं परिवारवाद का बहुत खुला आरोप लगता है इन पर, और जिससे ये लोग अभी तक बचने का कोई रास्ता दिखाते भी नहीं हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि जुडिशरी इसको लेकर सिंसियर होती तो उसने ट्रांसपेरेंट की होती भर्ती। अभी जो लेडी जज हैं नागरत्ना, उनका जो एक डिसेंट था कोलेजियम को लेकर के, उसको लेकर के भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो महत्वपूर्ण ये है कि जब तक आप सिस्टम को ओपन नहीं करेंगे, जब तक आप बाकी पिलर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक आप जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक आप पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं करेंगे, ये संभव ही नहीं है कि कोई सिस्टम बिना भ्रष्टाचार के आगे बढ़े। वो भ्रष्टाचार मौद्रिक भी हो सकता है, रिश्तेदारी का भी हो सकता है, नीतिगत भी ये हो सकता है, वो किसी एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले लोगों को रखें। तो ऐसा होना ही, जो कुछ भी सर कर्टन के पीछे है वो करप्ट है। बहुत सिंपल है इसको लेकर के सर। तो यहाँ पर सर एक इस जवाबदेही से भागने को लेकर के एक बहुत सिंपल सा जो कोलेजियम सिस्टम ने बना रखा है, उसको लेकर बड़ा सिंपल सा थॉट आता है कि ये कुछ ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया है कि जहाँ पर जजेस निर्णय दे रहे हैं, सरकार न्याय मांग रही है, सरकार पारदर्शिता की मांग कर रही है, और लोकतंत्र सोच रहा है कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। तो एक बेसिक अजीब सी स्थिति बनती है सर, जहाँ पर कोलेजियम सिस्टम ने पूरी न्यायिक व्यवस्था को ही एक तरीके से कहें हाईजैक कर रखा है। लेकिन ये तो एक सर बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर जुडिशरी भी बात तो करती है लेकिन रिफॉर्म नहीं करती। एनजेएसी आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको खारिज कर दिया। लेकिन सर सरकार भी, अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने बोला कि जो जुडिशरी है वो विकसित भारत के सपने का सबसे बड़ा हर्डल है। सरकार का ये कई बार आप देखते होंगे, पहले जो उपराष्ट्रपति थे अब नहीं हैं, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे सांसदों के और मंत्रियों के स्टेटमेंट आप ऐसे पाएंगे जहाँ पर सरकार ये कहना चाहती है कि जुडिशियल ओवर रीच जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ी बाधा है, और भारत को अगर विकसित भारत बनना है तो इस बर्डन को, इस हर्डल को हमें दूर करना होगा। आपको क्या लगता है सर कि जो अदालतों की दखलंदाजी है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतिगत क्षमता को प्रभावित करती है या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल प्रभावित करती है। मुझे एक केस याद आ रहा है, केस है ओल्गा टेलिस बनाम बीएमसी, बृहत मुंबई नगर पालिका, जो राइट टू लिवलीहुड से रिलेटेड था। और हुआ ये कि वहाँ के लोकल जो बीएमसी है, मुझे लगता है अगर भारत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात की जाए जो सबसे मजबूत मानी जाती है वो बीएमसी है जी। तो बीएमसी ने क्या कहा कि वो जो खूंचे वाले, रेहड़ी वाले हैं, उनको विशेष जगहों से हटा दिया जाए क्योंकि शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। ओल्गा टेलिस कोर्ट जाती हैं, कोर्ट कहती है कि नहीं, राइट टू लिवलीहुड भी एक फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 के तहत। और उसमें एक बात जो स्पष्ट की जाती है कि अगर आपने उनको वहां से अगर हटाया है तो उनको कोई ऑल्टरनेट जगह दीजिए जहां पे वो अपने परिवार को का गुजर बसर सुनिश्चित कर सकें। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे जुडिशरी का एक फाइन रूप भी प्रदर्शित होता है। मुझे एक और केस याद आ रहा है, फ्रांसिस कैरोली मुलिन, आपने भी बहुत अच्छे से सुना होगा, ब्रिटेन की पत्रकार थी जिन पे हशिश की स्मगलिंग का आरोप लगा था और उनको जेल में बंद कर दिया गया था। बात यह थी कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो क्या कहता है कि जो भी तिहाड़ जेल में बंद थी, जो भी जेल में बंद है सर, उसको जेल के नियमों का पालन करना होगा। और इनकी एक छोटी सी बिटिया थी, 5 साल के आसपास की होगी, जिससे वो नहीं मिल पा रही थी, और वही यहाँ पे एक रिलेटिव थी। जेल के नियमों के हिसाब से अपनी माँ के साथ उस समय नहीं जा सकती थी। ये बात कोर्ट के पास गई। कोर्ट ने पहले तो नियम पढ़ा, कहा नियम के हिसाब से तो बहुत सही है। फिर बहुत खौरा के कोर्ट ने कहा कि यार अगर भारत के संविधान में राइट टू लाइफ है तो उसके साथ डिग्निफाइड लाइफ भी जुड़ा हुआ है, और वो महिला जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, प्यूनिटिव डिटेंशन में नहीं है, अभी प्रिवेंटिव मेजर्स के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया है, उसको इतनी डिग्निफाइड लाइफ नहीं दी जा सकती कि वो अपनी 5 साल की बेटी से मिल सके जी। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ निर्णय होते हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि शायद जुडिशरी ने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे एक और केस याद आता है सर, मैं जिसके पहले उत्तर में मैंने उन बिंदु पे बात की जहां पे मुझे लगता है कि नीति निर्माण में जा रहे थे, पर मैं कुछ उन बिंदुओं पे आता हूं जो बहुत अच्छे हैं। मुझे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे केरल का एक वो सीन याद आता है जहाँ पे जनगण मन गाया जा रहा है, वहाँ पे एक बच्चा जनगण मन नहीं गाता है। स्कूल वाले कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो क्या, नहीं गा रहे हो। वो कहता है कि
हम यहोवा कम्युनिटी से हैं और हम नहीं गा सकते, और फिर पता चलता है कि हाँ उनके यहाँ कुछ विशेष रिस्ट्रिक्शन है किसी बात को लेके, और वहाँ पे आता है कि जिस प्रकार से कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है उसी प्रकार से मौन रहने की स्वतंत्रता भी है, और ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो मुझे लगता है कि कई जगहों पे जुडिशरी को बहुत मजबूती के साथ आम जन की भावनाओं के साथ खड़े होते भी मैं देखता हूँ। बिल्कुल ज़रूर है कि पहले उत्तर में मैंने इस बात को मुकम्मल रूप से बताया कि होता है, लेकिन इसका कहते हैं ना कि सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो सर मुझे लगता है कि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, ये सारे केसेस इस बात के गवाह हैं। हम पुट्टा स्वामी केस की बात कर लें, हम नवतेज जौहर केस की बात कर लें, अरुणा शॉनबॉक केस की बात कर लें, ये सारे केसेस चीख के गवाही देते हैं कि कई जगहों पे तो जो जुडिशरी का स्टैंड है वो बहुत ही अच्छा है, अव्वल ओहदा है। जैसे मैं अभी एक केस की और बात करना चाहूँगा सर, जैसे केस को तो क्या अभी SIR को लेके जो उहापोह चल रही है, मैं बेसिकली हम सब ने उस पर वीडियोज़ बनाए हैं। जनता में और विपक्ष में सबसे ज्यादा डर इस बात को लेके था कि जिन लोगों को लगभग 65-69 लाख लोगों जिनका नाम हट गया था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद में, उन लोगों को कहीं जानबूझ के तो नहीं हटा दिया गया जी। और इस पे पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लिस्ट जारी कर दो, और विपक्ष भी ये चाहता था, जनता भी शायद जिनके मन में शंका थी वो भी ये चाहते थे, लिस्ट जारी की गई सर। तो मुझे लगता है कि कई जगह जुडिशरी के इस प्रकार के जो स्टैंड होते हैं उनको कभी किसी पारलौकिक जगह से कोई संविधान निर्माता देखता होगा तो उसे अच्छा भी लगता होगा। सर मुझे लगता है कि कई बार ज़रूरी होता है जुडिशरी का इस प्रकार से एक्शन लेना, सो मोटो लेना। नहीं सर, इसमें ना एक फाइन लाइन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो फाइन लाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट SIR को मना नहीं कर रहा है, दैट वाज अ पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। वो उसके अंदर आने वाले प्रोसीजरल एरर्स को दूर करने की बात कर रहा है, जिससे लोगों को बेहतर समझ में आए, जैसे इसी तरीके से राइट टू लाइफ वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है, वहां तक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आ रही है जब वो कह रहा है नहीं ये पॉलिसी आप बनाओ, तब प्रॉब्लम है। जैसे इस केस में SIR के केस में फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि SIR गलत है, उसने साफ साफ कहा कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है और चुनाव आयोग जब चाहे तब ये कर सकता है, लेकिन इस प्रोसीजर में कुछ इश्यूज हैं उनको दूर, यहाँ तक फाइन लाइन है, ये बहुत बेहतर है। लेकिन अगर वो ये कहे कि नहीं SIR की पॉलिसी गलत है या SIR की पॉलिसी का एग्जीक्यूशन पूरा गलत किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है सर। तो मुद्दा यहाँ पे बनता है सर। नहीं, उसकी तो बात मैंने की ही पहले। हाँ, पहले तो हमने उसकी बात ही कर ली थी कि जो ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है सरकार है, हम उसकी तरफ से हमने बात कर ली। मुझे लेकिन सर कई बार ये लगता है कि कई बार मैं एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव को कई बार विधि शून्य भी समझता हूँ। मुझे लगता है कि कई बार वो ज़्यादा पॉपुलिस्ट बनने के चक्कर में विधि के उन डायरेक्शन तक नहीं जा पाते। निश्चित तौर पर ये कभी भी जुडिशरी का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि सही रास्ता दिखाने के लिए इस उत्तर में मैं जुडिशरी की तरफ से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, आप निश्चित तौर पर उसको बाद में भी कर दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जुडिशरी जो है वो एक अच्छे अभिभावक के तौर पे कि अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट वाली जैसी चीज़ें कई बार हमको देखने को मिलती हैं। खैर सर, ये तो एक कई बार हमने शुरुआत में स्थापित किया कि इंटरफेयर ज़बरदस्ती का इंटरफेयर लगता है, कई बार ज़रूरी इंटरफेयर लगता है। सर इसी से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होने वाला है, और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1973 का एक केस है। अगर हम पूरे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एकमात्र केस की बात करें जिसको कोई ना कोई तो मतलब हर व्यक्ति जानता ही और सुनता ही और बात ही करता होगा, वो है केशवानंद भारती का केस। जी बिल्कुल। वो जो ज़मीन को लेके सारा लैंड एक्विजिशन को लेके सारा मामला हुआ था, उस केस ने कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ भारत के संविधान में सामने रखी, वो थी बेसिक स्ट्रक्चर का। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की सर बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि वो जो वेग डेफिनेशन वाली बात है, क्योंकि परिभाषित तो कहीं किया नहीं, हम बताएंगे कि क्या उसकी परिभाषा है जी। तो कई बार लगता है कि वो जो पेंडोरास बॉक्स है उन्होंने अपने पास रख रखा है कि कहाँ पे चूड़ी कसनी है कहाँ पे नहीं कसनी है, ये हम अपने पाले में रखेंगे। तो कई बार ऐसा लगता है कि इस परिभाषा को स्पष्ट न करके कि केस दर केस हम बताते जाएंगे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं या कोर्ट जो है कहीं ना कहीं कभी कभी फिर से वही बात कि डेस्पोटिज्म के रास्ते पे आगे बढ़ते दिखती हैं। आपका क्या मानना है सर कि इज इट अ फेयर यूज और इन अ वे ये डेस्पोटिज्म के रास्ते पे जा रहा है? सर देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें फिर से शुरुआत से शुरू करना चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि जब भी कुछ इश्यू हो तो हमेशा बेसिक्स पे देखना चाहिए। बैक टू बेसिक, गो बैक टू वेदास। हाँ, नॉट वेदास बट बेसिक्स, मतलब वो सेंस स्टफ है। तो सर देखिए, कहीं पर भी बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर जैसी बात नहीं करी हमारे संविधान निर्माताओं ने। उन्होंने कहीं पर ये स्पेस नहीं रखा कि नहीं आप कोई चीज़ बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो।
ये कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था। पहली चीज तो ये बेसिक, यहां से शुरू करते हैं हम बात। दूसरी चीज ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा डॉक्ट्रिन जो एक तरीके से जुडिशरी को सुप्रीमेसी दे देता है कि वो बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको लगता है कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर है, यू हैव टू प्रोपोगेट इट क्लियरली। आप बता दो कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर। हम भी पढ़ाते समय ये बताते हैं कि बच्चे पूछते नहीं सर बताइए तो कि क्या है, तो मैं कहूँ जज साहब बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ। बस ये है कि जो प्रियम्बल के शब्द हैं वही पढ़ लो और थोड़ा जुडिशियल इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी वगैरह जोड़ लो, बस नहीं है। तो बेसिक मुद्दा ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बिल्कुल से गायब कर देता है, वो बताता नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सर इंपॉर्टेंट भी बहुत। अगर आप देखें तो सर 24वें संविधान संशोधन और 25वें संविधान संशोधन के बाद एक बार ये लगने लग गया कि सरकार कुछ भी कर सकती है, पूरा संविधान बदल सकती है, फंडामेंटल राइट्स भी खत्म कर सकती है। और तब जाकर के सर केशवानंद भारती केस में जब क्लियर किया जाता है कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो एक बड़ा रिलीफ मिलता है और लगता है कि नहीं ये ज़रूरी चीज़ था। इसी तरीके से इमरजेंसी के दौरान देखिए 42nd अमेंडमेंट लाया गया और 42nd अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, जुडिशरी की पावर्स को लगभग खत्म कर दिया। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं होता तो शायद लोकतंत्र नहीं हो। ये बात बिल्कुल सही है, इस पर डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है सर, बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत आप प्रोपोगेट कर रहे हैं उसके बारे में क्लैरिटी किसी को नहीं। आप कई बार उन चीज़ों के पास भी चले जाते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब जैसे आप देखिए सर, संविधान में बाद में ये शब्द जुड़ा गया जिसको लेकर बहुत बहस भी होती है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की। तो कई लोग कहते हैं कि ये चूंकि इमरजेंसी में जोड़ा गया गलत था या कुछ भी था। कोर्ट मानता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर था। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं भी होता और अगर ये प्रीएम्बल में नहीं भी लिखा भी होता तो भी सर हमारे संविधान की ये मूल भावना में था, क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। शब्द भले ना हो लेकिन ये चीज़ सपोर्टेड थी। हाँ बिल्कुल, भावना थी। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि ये इस एक बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। लेकिन अब ये है कि सर पहली चीज़ तो ये मूल भावना से अलग है, मूल भावना का सिद्धांत, क्योंकि मूल भावना में मूल भावना का सिद्धांत नहीं था। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो राज्यसभा के सदस्य भी बनते हैं, रंजन गोगोई, मैं नाम ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। उन्होंने राज्यसभा के अंदर इस सिद्धांत पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा यह सिद्धांत इनएप्रोप्रिएट है और ये जुडिशरी को अनावश्यक तौर पर अधिक शक्तियां देने के लिए बनाया गया है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं कहा गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। मैं याद करूंगा इंदिरा गांधी को भी, जिनके ऊपर बहुत बार आरोप लगे लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास के, जुडिशरी को खत्म करने के प्रयास के, लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि अगर संसद संविधान नहीं बदल सकती तो इस देश में सुप्रीम कौन है, जज या सरकार या जनता, ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर पार्लियामेंट्री मॉडल की बात करूं सर, तो पार्लियामेंट्री मॉडल ब्रिटेन में का है जी सर, और ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री मॉडल बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जो भी पार्लियामेंट कहेगी वही लॉ होगा। वो आप कोर्ट से नहीं बदलवा सकते, न्यायपालिका संसद के कानूनों को नहीं बदल सकती। जो भी हम देखते हैं, जैसे आपने जितने इंटरप्रिटेशंस बताए, जितनी चीजों में अच्छी व्यवस्थाएं बताई सर, वो कानून बनाना नहीं है ना, वो व्याख्या करना है। व्याख्या करने में कभी इशू था ही नहीं। मैंने भी कहा, जैसे आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर विशाखा गाइडलाइंस जारी करी, बहुत बेहतर है। इसी तरीके से कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी अच्छी गाइडलाइंस जारी करी, बाद में सरकार ने उस पर कानून बनाया। ठीक है, आप ऐसे प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप नियम नहीं बना सकते। आप लोकतंत्र की उस जवाबदेही के सिद्धांत में आते नहीं हैं। आपसे जनता सवाल नहीं पूछ सकती, और जब जनता सवाल नहीं पूछ सकती तो लोकतांत्रिक संस्था आप नहीं हैं। आप लोकतंत्र के वो पिलर हैं जो सरकार के द्वारा की गई गलतियों को चेक करते हैं। संविधान की भावना के विपरीत अगर कुछ हो रहा है तो उसको चेक करते हैं, ना कि आप नियम और कानून बनाएंगे। तो ये जो मामला बना सर बेसिक स्ट्रक्चर वाला, ये वास्तव में बहुत विवादास्पद है। इस पर बिल्कुल क्लियरली तो किसी का भी कोई सपोर्ट और या अगेंस्ट में जाना तो सही नहीं होगा, क्योंकि सर देखिए अच्छे डिसीजंस भी हुए हैं, संविधान के वायलेशन को भी रोका है इसने। लेकिन सर ये कहना कि ये ज़रूरी था, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं विकसित होती हैं समय के साथ साथ। कुछ कमियां आई तभी ये सिद्धांत आया, लेकिन हमें ये लगता है कि ये सिद्धांत वैसे ही होना चाहिए जब आप क्लियर कट गाइडलाइन दे दें। और वैसे भी सर संविधान विकसित होता है, सोच विकसित होती है। आप कई सारे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो करते हैं जो हमारे समाज में अभी तक उतने एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वास्तव में वो विकसित हो रहे हैं ना। हम आज के 20 साल पहले जैसा सोचते थे आज वैसा नहीं देखते समाज को। तो हम हो सकता है संविधान में उन चीज़ों को आगे लाना चाहें, आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे नहीं रोक सकते। हमें भी वैसे चेंजेस करने चाहिए। तो ये तो सर मुद्दा है। जस्टिस JS वर्मा का एक कोट है सर,
जस्टिस जे.एस. वर्मा कहते हैं कि एवरी टाइम जजेस मेक लॉ डेमोक्रेसी ब्लीड्स अ लिटिल। जब भी वे कानून बनाएंगे लोकतंत्र में थोड़ा सा खून तो निकलेगा, लोकतंत्र की आत्मा का थोड़ा सा हनन तो होगा ही। इन सब के साथ साथ एक बहुत बेसिक सा छोटा सा सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा थक रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल थक रहे हैं सर, आपके साथ साथ थकान के साथ। कि अगर जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा, जो इंदिरा गांधी के अभी क्वेश्चन का स्पिरिट था, कि अगर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुन के भेजा है, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, और अगर वो नहीं बनाएंगे तो हम 5 साल बाद उनको बदल देंगे, तो जनप्रतिनिधियों से ताकत कहीं ज़्यादा अगर जजेस को मिलने लग जाए, जैसे जज सुप्रीमेसी अपनी मेंटेन कर रहे हैं, जैसे वो अपॉइंटमेंट में अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते आप उनसे, और क्वेश्चंस पूछने पर डिफेमेशन हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, वो भी एक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि कौन से चीज़ को डिफेमेशन मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। किसी पर 1 रुपये का फाइन लगाते हैं, किसी को जेल भेज देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वेग एरियाज़ हैं। तो अगर जजेस ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तो लोकतंत्र के लिए इसको हम खतरे की घंटी क्लियरली माने या ना माने। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से देना चाहूँगा। हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, अभी हमने एशिया कप खेला और 3 मैच में रगड़ के धोया पाकिस्तान को। जी। अगर आप पाकिस्तान की टीम और उसके मैनेजमेंट को देखें तो पिछले 5 से 6 वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि उस टीम के मैनेजमेंट में, कोचेस में जो बैकएंड में लोग रहते हैं, वो लोग खेल से जुड़े कम है, पॉलिटिक्स से जुड़े ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान की टीम जो लगातार गर्त में जाती जा रही है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है। तो एक जैसे एक पुरानी कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और करें तो बाजा बाजे, ऐसा करके कहते हैं। जी। तो जब हमारे भारत की जो सबसे पवित्र किताब है, यानी कि भारत का संविधान, उसमें सबके रोल क्लियर है और बड़े ही हम कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। हाँ। तो जुडिशरी के लिए भी उसका रोल लिखा गया है, जो आपने बड़े अच्छे से समझाया अभी सर। जी। मेरा ये मानना है कि जुडिशरी का काम संविधान की व्याख्या करना है, जिसको अभी आप बता रहे थे, ठीक है, या अगर कहीं पे सरकार डिरेल हो रही है तो उसे बताना कि सही रास्ता क्या है। हाँ, बिल्कुल। रास्ता उसे ही तय करना है, लेकिन आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की जो, जैसे एक उदाहरण आपको बता देता हूँ, पिछले 2-2.5 वर्षों में लगभग 500 से ज़्यादा PIL आए हैं। उन PIL पे जो निर्णय दिए गए हैं उसमें से 20% निर्णय ऐसे हैं जो नीति नियंताओं की, मतलब वो नीति निर्माण से जुड़े हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, और इस पे भी बड़ी आपत्तियां उठी हैं। जो बड़े बड़े ज्यूरिस्ट हैं, अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, वहाँ पे बहुत सारे सीनियर वकील बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें से एक वकील थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बेसिकली वो महिला अधिकारों पे काफ़ी मुखर रहती है, नाम नहीं याद आ रहा उनका। तो वो इस बात को ही बार बार पॉइंट आउट कर रही थी कि जुडिशरी के लिए नीति निर्माण एकदम अलग और डिफरेंट विषय होना चाहिए, जिस पे कभी भी उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे आपने अभी कोट किया था जस्टिस जे.एस. वर्मा को, वो हम उनको बहुत अच्छे से याद भी करते हैं, जो आफ्टर जो निर्भया कांड, जो उनके निर्णय थे, जो हाँ, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे सर ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही खतरे का सिंबल होगा कि अगर जुडिशरी अपने पाथ से लग जाएगी। मैंने आपको पाकिस्तान टीम का उदाहरण यही बताया कि चीज़ें डिटोरिएट करेंगी, घटेंगी, खराब हो जाएंगी। मैं चाहूंगा सर इसका उत्तर आप भी दें, और फिर इस कंक्लूजन को हम, इस प्रोग्राम को हम अपने अंत की तरफ ले जाएं सर। देखिए सर, बहुत सिंपल सी बात है, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। आप अपनी चीज़ों को, जैसे एक परिवार होता है सर, तो परिवार में क्या है, सबकी अपनी भूमिकाएं हैं। आप अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से निभाएं। इसी तरीके से समाज में भी सबकी अपनी भूमिकाएं हैं, सबको अपनी भूमिकाएं सही से निभानी चाहिए। जो रोल जुडिशरी से एक्सपेक्ट किया जाता है, जुडिशरी को बहुत, और जुडिशरी ने भारत का जो जुडिशियल सिस्टम रहा है सर, उसने एक्सेलेंट काम किया है। आज तक के कामों में ज़्यादातर अगर आप देखें तो बहुत एक्सेलेंट काम किया है। लेकिन जो मुद्दे उठते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन उठते हैं, उनका जवाब भी उन्हें खुद देना चाहिए और बैलेंस बनाना चाहिए। क्योंकि सर आप निर्देश ना दें, आप सजेशन भी तो दे सकते हैं। जिस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर, तो आप सरकार को सलाह भी तो दे सकते हैं, उसी मोड में आप सलाह दे सकते हैं। और निश्चित तौर पर सर, जब सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ बोलता है, जब हाई कोर्ट का जज कुछ बोलता है, तो सरकार पर एक नैतिक दबाव बनता है, सरकार की जवाबदेही निश्चित होती है, जनता पर एक मैसेज जाता है। आपको हर समय निर्देश दे करके नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर केवल और केवल डायरेक्टिव्स भी देंगे, केवल सजेशंस भी देंगे, तो भी सरकार के ऊपर मॉरल दबाव बनेगा। सरकार कहीं भी अलग से नहीं आई हुई है, सरकार को जनता के पास जवाब देना पड़ता है। और जुडिशरी का सर इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है सर। उसमें परिवारवाद भी नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए, और उसे पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। अतिरेक भी नहीं होना हाँ, बस उसे कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमने बहुत सारे जुडिशियल सिस्टम्स देखे,
हम जैसे अगर राष्ट्रपतियों की बात करें सर, तो अगर जुडिशरी के कामों को और राष्ट्रपति के कामों से एक तरीके से हम बैलेंस करके देखें तो सर मुझे लगता है कि प्रणब मुखर्जी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति पद की भूमिका निभाई, जुडिशरी को उसी तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसे ना तो किसी दायरे में, हाँ, मतलब एक आपके पास एक डिफाइंड सीमा तो होनी चाहिए। वो बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि यस मैन ऑफ प्रेसिडेंट, यस मैन ऑफ गवर्नमेंट हो, और ऐसा भी ना हो कि वो गवर्नमेंट के लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को सही से निभाए। वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी सर, और इसी से हमारी संस्थाएं विकसित होंगी, हमारा लोकतंत्र समृद्ध होगा, और विकसित भारत का सपना भी शायद इसी से पूरा होगा। सर, हिंदी साहित्य में तुलसीदास को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक राम राज्य की संकल्पना की बात करते हैं। उसमें एक जगह वो कोट करते हुए इस बात को भी कहते हैं कि जिस प्रकार से लोगों का कानून पालन करना ज़रूरी है, उसी प्रकार से जो कानून बनाते हैं उनका भी कानून पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है सर कि हमने जो बात की, और बच्चों को भी इस बात से पूरी तरीके से सहमति होगी कि वो सभी बिंदु जिस पे अक्सर दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि यार इस पे क्या लिखा जाए, क्या हम टेक लें, तो पंकज सर के गाइडेंस के द्वारा और थोड़ी बहुत मेरी बातों के द्वारा अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पिछले हफ्ते हम संवाद को लेकर नहीं आ सके थे, उसके कुछ कारण थे। अगले सभी हफ्तों में हम कोशिश करेंगे कि संडे को शाम को 8 बजे आपको संवाद का प्रोग्राम ज़रूर मिले। हर संडे को ज़रूर देखिए, और जो सबसे ज़रूरी बात है कि कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि कोई और ज्वलंत मुद्दा है जिस पे हम सब संवाद पे उस पर बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो ज़रूर हमको सूचित कराइए। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस संवाद के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।